ट्वेल्थ क्लास। कल हमने हमारा इतिहास भाग का दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो विषय है, राजा, किसान और नगर, इसमें हमने कल देखा था बदलता हुआ देहात की ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार से बदलता है। जनता में जो राजा की छवि है वो देवता के रूप में होती है। उपज बढ़ाने के लिए ये हल और कुदाल का प्रयोग जहाँ पर्वतीय क्षेत्र कठिन भूभाग था वहाँ करते हैं। साथ ही ग्रामीण जो समाज था उसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती है, सब एक जैसा नहीं होता। बड़े बड़े जमींदार आदि होते हैं जो गृहपति के रूप में कार्य करते हैं। आज इसी के आगे हम देखेंगे भूमि दान और नया संभ्रांत ग्रामीण। यहाँ बताया गया है कि ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों में भूमि दान के हमें क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। इससे इनमें अगर हम देखें तो ये जो भूमि प्रमाण का जो उल्लेख है वो हमें अभिलेखों से प्राप्त होता है और ये जो अभिलेख थे वो पत्थरों के थे। इसके अलावा बात करें तो ये जो अभिलेख थे ताम्रपत्र वाले जो अभिलेख थे उन पर भी खुदे हुए थे। ये प्रमाण प्राप्त होता है कि साधारण तौर से धार्मिक संस्थाएं और जो ब्राह्मण थे उनको राजा लोग अपने दान देते थे भूमि के रूप में। अधिकांश अभिलेख जो हैं संस्कृत में हैं, उनसे हमें पता चलता है। कुछ तमिल और तेलुगु भाषा में भी हैं, और इन अभिलेखों को अगर हम देखें तो वहाँ पर भूमि दान के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बात करें हम तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उसकी जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय शासक था, इसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्त, ये इसकी पुत्री है। और इसका जो विवाह था, जो उसकी शादी थी, वो दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुई थी। और एक महत्वपूर्ण वंश था उस समय दक्षिण भारत का, दक्कन पठार का। उस समय ये माना जाता था कि संस्कृत जो धर्मशास्त्र थे उसमें कि महिलाओं को भूमि और पर स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, यानी महिलाओं के पास कोई भूमि नहीं होती थी। लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि जो प्रभावती जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी उनके पास एक भूमि थी और ये दान भी करती थी, क्योंकि एक रानी थी, ये राजा की पुत्री थी और बाद में भी एक रानी बनी, इसलिए इन्होंने ऐसा उदाहरण मिलता है हमें जो विशेष प्रकार का है। यह भी संभवतः धर्मशास्त्रों के हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं हो सकता है, कारण कि धर्मशास्त्रों में मना किया गया कि स्त्री के पास क्या नहीं होगी, धन संपत्ति या भूमि नहीं होगी। लेकिन यह उदाहरण है तो एक विशेष प्रकार का या विशेष उदाहरण हमें प्राप्त होता है। इसके बाद बात करें अभिलेख की, तो अभिलेखों से हमें पता चलता है कि ग्रामीण जो प्रजा थी जिसमें ब्राह्मण, किसान और अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासकों या उनके जो प्रतिनिधि, शासक का जो कोई प्रतिनिधि, मंत्री आदि है, कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेखों के अनुसार जो लोग गांवों के नए प्रधान थे वो आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था, संभवतः उन्हें भुगतान उसे ही देने पड़ते थे, यानी कि जितना भी वो अपनी संपत्ति आदि जो भी देना चाहता है। तो ग्रामीण प्रजा और किसान, ब्राह्मण, ये वर्ग है जो शासक द्वारा वस्तुएं प्राप्त करता था और इसके अलावा भी कई प्रकार के इनको भुगतान, इन टैक्स भी देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमि दान अभिलेख देश के कई हिस्सों में हमें प्राप्त होते हैं। इनमें दान की भूमि और माप में अंतर है, कहीं कहीं छोटे टुकड़े मिले हैं, कहीं बड़े, यानी एक जैसा दान हो ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ जो भूमि की माप है उसमें अंतर है और ये अभिलेख बहुत सारे हैं, कहीं तो बहुत छोटे छोटे हैं और कहीं पर बड़े बड़े क्षेत्र दिए हैं, बड़ी सारी ज़मीन दे दी है। साथ ही भूमि दान प्राप्त करने वाले जो लोग हैं उनके अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन किया है, यानी उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए उस क्षेत्र से संबंधित। इतिहासकारों ने भूमि दान का प्रभाव एक गर्म विवाद का विषय बनाया। इतिहासकार मानते थे कि काम कठिन था, विवाद का विषय था, यानी कि कहीं बड़ी भूमि दी जा रही है और कहीं पर निम्न भूमि दी जा रही है। इतिहासकारों का मानना था कि जो भूमि दान शासक था वो वंश द्वारा कृषि के नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक रणनीति बनाता था और भूमि दान दुर्बल होते हुए भी राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत है, यानी कि एक तरह से भूमि दान को कैसा माना गया है,
दुर्बल, कमज़ोर, यानी कि केवल उसका को कार्य करने के लिए दिया गया। लेकिन एक तरह से राजनीतिक प्रभुत्व भी जमता है इससे लोगों पर, चाहे वो ग्रामीण जनता हो, चाहे वो शहरी जनता हो, चाहे वो सम्भ्रांत वर्ग हो, सब। और राजा का जो शासन था वो सामंतों पर दुर्बल होने लगा, तो उसने क्या किया, भूमिदान के माध्यम से अपने और समर्थक बढ़ाए। अब जो बड़े बड़े सामंत हैं वो क्या करते हैं, राजा की नीति के बारे में जानते हैं, राजा क्या कार्य करेगा, तो वो तो उसके विरुद्ध हो गए। लेकिन अब उसको अपने समर्थक बनाने हैं, तो छोटे छोटे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, किसान हैं या अन्य वर्ग है, इनको इन्होंने क्या किया, भूमिदान करके अपने समर्थन के रूप में या समर्थक के रूप में ले लिया। इस प्रकार से राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर का मानता था और उत्कृष्ट मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहता था। उसका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति और आडंबर को प्रस्तुत करना चाहते थे। इस प्रकार से अब क्या है, धीरे धीरे शक्ति जैसे जैसे कमज़ोर हो रही है उस शासक की, तो वो क्या कर रहा है, भूमिदान के द्वारा क्या कर रहा है, अपनी शक्ति को प्रस्तुत कर रहा है। और अपनी शक्ति को प्रस्तुत करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के आडंबर भी अपना रहा है। यहाँ एक अभिलेख में बताया गया है, एक प्रभावती गुप्ता का अभिलेख है जो कि दंगुन गांव में है। इसमें एक आदेश दिया गया है इस अभिलेख में, और इस अभिलेख के द्वारा बताया गया है कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं और क्या क्या आपको प्राप्त हो सकता है कि इस भूमि क्षेत्र में, जो भूमि दान दी गई उस क्षेत्र से संबंधित। इसमें बताया गया है कि इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने, आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल, कोयला देने का दायित्व से मुक्त रहेगा। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने राजसी अधिकारों को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त रहेंगे। यानी बहुत सारी चीज़ों से हटा दिया, क्योंकि वो उसकी स्वयं की भूमि थी। और गांव को खनिज पदार्थ, खाद्य वृक्ष उत्पाद देने से भी छूट थी, फल फूल, दूध आदि भी देने से छूट थी। इस प्रकार गांव का दान, इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया था। यानी कि जितना भी दान किया गया, अब यहाँ पर अगर वो कोई भी जानवर हैं तो जानवर भी किसके हैं, उस दान में दिए गए हैं, चाहे किसी की और की संपत्ति हो। इस प्रकार से तो यहाँ जो भूमि दान किया जाता था उसमें जितनी भी उस भूमि के अंदर वस्तुएं होंगी, चाहे पदार्थ होंगे, वे सब उस व्यक्ति के पास चले जाते थे। और इस प्रकार से भूमि दान के प्रचलन से राज्य और किसानों के बीच हमें किस प्रकार का संबंध था ये देखने को मिलता है। लेकिन कुछ लोग जो थे वो अधिकारियों और सामंतों पर नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, यानी घुमक्कड़ जीवन जीने वाले, इन पर कोई भी कंट्रोल नहीं था राजा का विशेष प्रकार से। और ये जो लोग थे वो अपने कार्य स्वयं करते थे, तो इसलिए घूमते रहते थे। सामान्य ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान का विवरण भी नहीं रखते थे, यानी कि उनको क्या मिला है, क्या दिया जाएगा, जीवन और आदान प्रदान का उल्लेख नहीं था। क्योंकि ये सब क्या थे, घुमक्कड़ थे। पशुपालन करा तो कहीं पशु चराने चला गया, और शिकारी करा तो शिकार के लिए चला गया, मछुआरा जहाँ ज़्यादा मछलियाँ मिली वहाँ चला गया। तो इस प्रकार से, और संग्राहक भी वही व्यक्ति है जो कि वस्तुओं को संग्रहित कर रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से ये क्या करते थे, घूमते रहते। इनका स्थायी जीवन नहीं था, इनका कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जिनको भूमि दी गई थी, जिनको ज़मीन दी गई थी दान के रूप में, उनका विशेष प्रकार का क्या होता था, उल्लेख होता था। यहाँ एक छोटे से गांव का जीवन बताया गया है, हर्ष चरित्र, जो कि हर्ष की जीवनी लिखी गई है, जिसमें बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र एक संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा है जो कि हर्षवर्धन संबंधित था। इस ग्रंथ का एक अंश है जिसमें विंध्य क्षेत्र का जंगल के किनारे एक बस्ती का जीवन है, जिसमें ये बताया गया है कि वहाँ का जो जीवन है वो उपजाऊ भूमि है, और वहाँ पर कहीं कहीं कठिन घास आदि उग गई है, जिससे कुदाल का प्रयोग उसमें किया गया है। लोहे जैसी सख्त चीज़ों का प्रयोग होगा तभी उस भूमि में कुछ उगाया जा सकता है। इस प्रकार से तो आज हमने पढ़ा भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण
और प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव। थैंक यू।